नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन किस प्रकार या किस लेवल के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। तो साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है साथियों वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते थे, मैंने सारे आज की वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ में साथियों बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की जहाँ आपके साइंस का पोर्शन आता है, रीट पटवार, एसएससी, रेलवे, जहाँ कहीं भी अगर आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, सीईटी, पशु परिचर, जहाँ कहीं भी आपके साइंस का पोर्शन आता है, वहाँ आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी साथियों। तो साथियों जुड़े रहिए आप इस चैनल से, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा साथियों। बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। साथियों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपरूप होते क्या हैं। बात करते हैं कि अपरूप होते हैं क्या होते हैं अपरूप। तो साथियों, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा साथियों, कि जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसके जो भौतिक गुण है वो अलग अलग हो और रासायनिक गुण समान हो, तो वह जो तत्व है वो अपरूप कहलाता है। क्या बताया साथियों, यानी किसी तत्व, मान लो कोई तत्व है जो दो से अधिक रूपों में पाया जाता है और उसके भौतिक गुण तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे, वो अपरूप कहलाएगा साथियों। तो और अब बता दो आपको, जो अपरूप है उसके दो प्रकार होते हैं साथियों, यानी जो कार्बन है, कार्बन के दो अपरूप पाए जाते हैं साथियों। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप। क्या होता है साथियों, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्या होता है साथियों, अक्रिस्टलीय अपरूप। इस प्रकार कार्बन के दो प्रकार पाए जाते हैं, यानी कार्बन है वो दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। अब बात करते हैं कि साथियों क्रिस्टलीय अपरूप होते क्या हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप वे होते हैं जिनमें कार्बन की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, वो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। अब बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप वे अपरूप होते हैं जिनमें कार्बन की कोई निश्चित ज्यामिति या संरचना नहीं पाई जाती है साथियों। क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन की निश्चित संरचना और ज्यामिति पाई जाएगी, जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन की कोई निश्चित ज्यामिति या संरचना नहीं पाई जाएगी साथियों। तो साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप है, इनमें से कौन से हैं जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फुलरीन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है, इसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों ही कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है साथियों। ये तीनों ही कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है साथियों। और बात करना चाहूँगा कि अक्रिस्टलीय अपरूप कौन से होते हैं। तो साथियों जो कोयला होता है, जैसे लकड़ी का कोयला है, चारकोल है, कोक है, ये सब क्या है साथियों, अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है, यानी जो परत के रूप में पाया जाता है साथियों, परतों के रूप में उसकी संरचना पाई जाती है, वो कौन सा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन है कार्बन, ब्लैक, ग्रेफाइड, हीरा, फुलरीन। तो साथियों जो ग्रेफाइड है वो एक परतदार संरचना के रूप में पाई जाती है साथियों। क्या है कार्बन, कार्बन एक परतदार संरचना के रूप में पाई जाती है साथियों। और आपको बताना चाहूँगा साथियों, कार्बन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि अधातु होने के बावजूद भी विद्युत की सुचालक होती है साथियों। और ये इसका जो कई दैनिक कार्यों में, कई चीज़ों के निर्माण में इसका काम उपयोग लिया जाता है साथियों। जैसे कि पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट पाई जाती है, शुष्क सेलों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई चीज़ों में है जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और एक संरचना के रूप में पाई जाती है। और इसकी जो संरचना है साथियों, वो संरचना पाई जाती है साथियों, इसकी षष्ठफलकीय संरचना होती है, षष्ठफलकीय संरचना पाई जाती है साथियों। त्रिआयामी षष्ठफलकीय संरचना
पाई जाती है ग्रेफाइट की, और ये विद्युत की सुचालक है, याद रखिए साथियों। तो जो ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन की परत वाला संरचना वाला अपरूप है साथियों। ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। यानी जब अपन भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय अगर किसी बर्तन की तली नीचे से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ऑप्शन है ईंधन आदर है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पक रहा है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ऑप्शन साथियों जो ऑप्शन बी है इसका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एलपीजी के घटक है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसके घटक कौन कौन से। ऑप्शन है मेथेन और एथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन व प्रोपेन, ऑप्शन सी है पेंटेन, और ऑप्शन डी है हेक्सेन। तो जो एलपीजी घटक होते हैं साथियों वो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी मुख्यतः ब्यूटेन और जो प्रोपेन गैस है वो एलपीजी में पाई जाती है साथियों। और ये रसोई गर्मी ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली गैस होती है साथियों एलपीजी। आप वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे साथियों, जो हमारे घरों में जो ईंधन के रूप में अपन जो भी गैस काम में ले रहे हैं वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही होती है साथियों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, और ऑप्शन डी है प्रोपेन। प्राकृतिक गैस से मतलब है साथियों यहाँ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी साथियों, जो सीएनजी होती है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, उसका जो मुख्य घटक कौन सा है, इनमें से ऑप्शन है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो जो मेथेन है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है साथियों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। जो सीएनजी है उसमें तो मेथेन होता है मुख्य घटक, और जो एलपीजी होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य घटक होता है साथियों। तो याद रखिए, कई बार एग्जामों में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किस क्रिस्टलीय अपरूप का उपयोग पेंसिल, विद्युत आर्क व शुष्क सेलों में किया जाता है। मैंने भी आपको पहले बताया था कि जो ग्रेफाइट है उसका उपयोग पेंसिल बनाने में, या जो पेंसिल है उसमें विद्युत आर्क में या शुष्क सेलों में विद्युत इलेक्ट्रोडों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो फुलरीन है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसका उपयोग इन चीज़ों में होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइड। तो साथियों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक है साथियों ABLP। क्या है साथियों, ABLP। ए से याद रखिएगा साथियों एंथ्रेसाइड, बी से याद रखिए साथियों बिटुमिन, एल से याद रखिए साथियों लिग्नाइट, और पी से याद रखिए साथियों पीट। तो मैंने जो क्रम बताया है ABLP, ये कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर ये क्रम है। सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइड में, उसके बाद पाया जाता है साथियों जो बिटुमिन है साथियों उसमें पाया जाता है, फिर पाया जाता है साथियों लिग्नाइट में, और सबसे कम जो कार्बन पाया जाता है साथियों वो पाया जाता है पीट में। तो ABLP इस ट्रिक को याद रखिए, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइड, फिर बिटुमिन, फिर लिग्नाइट और फिर पीट में पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा साथियों एंथ्रेसाइड में। अब कितना पाया जाता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो साथियों एंथ्रेसाइड होता है उसमें 90 से 98% पाया जाता है साथियों, और जो बिटुमिन है उसमें 80% पाया जाता है, और जो लिग्नाइट है साथियों उसमें 67% पाया जाता है जो कोयला है, और जो पीट है उसमें 60% कार्बन पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइड में 90 से 98%, बिटुमिन में 80%, लिग्नाइट में 67% और पीट में 60%। इस प्रकार कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है साथियों। ये एक बार साथियों रीट में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा कौन सी कोयले में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है जो NCERT से डायरेक्ट फैक्ट के रूप में बना हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों जो NCERT की बुक है वो बेहतरीन, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, NCERT की साइंस के लिए जो NCERT की बुक है वो सबसे बेहतरीन कंटेंट है साथियों, बेहतरीन जो बुक है। इनसे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। आप चाहे किसी भर्ती परीक्षा में आप उस बुक से आप पेपर से एनालिसिस करके देख लेना, बिल्कुल NCERT से फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है।
कोयला, अफीम, पेट्रोलियम या फिर जेट्रोफा। तो साथियों जो काला सोना या फिर द्रव्य सोना, ये एक बात और याद रखिए साथियों यहाँ साथ में कि जो द्रव्य सोना या जो काला सोना है वो किसे कहा जाता है। तो साथियों जो पेट्रोलियम होती है उसको द्रव्य सोना या फिर काला सोना कहा जाता है। इस पेट्रोलियम के जब हम पेट्रोलियम का हम प्रभाज्यासन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग जो अवयव प्राप्त होते हैं साथियों, जैसे पेट्रोल है, डीजल है और प्राकृतिक गैसें हैं, डामर है, ये सब चीज़ें अपने को प्रभाज्यासन से प्राप्त होती है साथियों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि साथियों संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती है कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में, क्या साथियों, किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष या अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी भी तत्व के अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। तो साथियों कार्बन का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है साथियों, आप सब लोग जानते होंगे। तो इसमें जब अपन इसकी संयोजकता को दर्शाते हैं साथियों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s², 2s² और 2p6, 2p2 साथियों, 2p2। तो 2, 2, 4 और 2, 6, तो 6 कार्बन 6 जो इसकी संयोजकता है, इसकी जो 4 इसकी संयोजकता है, क्योंकि अंतिम कक्ष में साथियों 4 कार्बन पाए जा रहे हैं यहाँ पे, 2s² और 2p2। तो जो इसकी संयोजकता होगी साथियों वो 4 होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। यानी संयोजकता है वो किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है साथियों। मीथेन में बंद कोण का मान होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 190 डिग्री 23 मिनट, 23 डिग्री 12 मिनट, 122 डिग्री 45 मिनट। तो साथियों जो मीथेन होती है CH4, उसको किस प्रकार लिखते हैं, उसको लिखते हैं साथियों, यह है मीथेन की संरचना। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये बंद कोण है वो कितना आता है। बंद कोण यानी ये मान सकते हो, ये मान सकते हो, ये मान सकते हो, कोई भी, ये कितना है। तो साथियों ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिए साथियों कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि 109 डिग्री 28 मिनट है वो मीथेन का बंद कोण होता है। बंद कोण यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंद कोण है उसका मान पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पे। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है साथियों। इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन है एल्कीन, एल्काइन दोनों, और ऑप्शन डी है एल्कीन। तो साथियों जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 रूप में पाए जाते हैं, एक तो संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो साथियों जो एल्केन है वो तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है साथियों। क्या है, एल्केन तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एक एल्कीन और एल्काइन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है साथियों। क्या है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों दोनों, यानी एल्कीन और एल्काइन उपरोक्त दोनों है वो इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि निम्न में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो साथियों जो मार्स गैस होती है वो होती है साथियों मीथेन, यानी जो मीथेन होती है साथियों CH4, वो मार्स गैस के रूप में, यानी जो इसका रूट पद्धति में जो नाम होता है वो होता है साथियों मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों CnH2n+2। इसमें क्या होता है साथियों, आपको याद रखना है सबसे पहले कि CnH2n, ये तो हो गया साथियों। अगर आप एल्किन का याद रख लोगे सामान्य सूत्र तो आप और दोनों का भी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा साथियों। CnH2n+2 ये तो हो गया साथियों एल्किन का। क्या है साथियों, ये तो है एल्किन का। और अगर इसमें +2 जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा साथियों एल्केन का।
एल्केन का सामान्य सूत्र इसका, अगर इसमें +2 जोड़ देते हो तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है एल्केन का, और अगर इसमें -2 कर देते हो तो ये रासायनिक सूत्र हो जाता है एल्काइन का। जैसे साथियों आप यहाँ देख सकते हो, ये तो है साथियों एल्केन का, ये होता है साथियों एल्कीन का, और साथियों ये होता है एल्काइन का। इस प्रकार एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस प्रकार तीनों का रासायनिक सूत्र बन जाता है। अगर इसमें +2 कर देते हैं एल्कीन में तो एल्केन हो जाता है, और अगर -2 कर देते हैं तो एल्काइन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि C5H10 हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन या उपरोक्त सभी। तो साथियों CnH2n, यानी CnH2n ये एल्कीन का सूत्र हो गया। और अब जब इसको अपन इसे हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखते हैं तो जो पेंटीन है वो हाइड्रोकार्बन, इसका C5H10 का हाइड्रोकार्बन होता है पेंटीन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप साथियों एक बार इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कभी भी कार्बन से, अगर कार्बन जितने हैं ना, जैसे मान लो यहाँ C5 और H10 है, तो कार्बन जितने हैं और हाइड्रोजन उससे दुगने हो जाते हैं ना, मतलब जितने कार्बन है उससे दुगने अगर हाइड्रोजन होते हैं तो साथियों वो तो होता है एल्कीन। क्या है साथियों? एल्कीन। यानी कि जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन है तो वो तो हो गया एल्कीन। और कार्बन है उससे 2 ज़्यादा होते हैं, क्या? यानी कार्बन है उससे +2 ज़्यादा हो गए, यानी यहाँ कार्बन 5 है और हाइड्रोजन अगर यहाँ 12 होते तो साथियों ये एल्केन हो जाता है। और अगर यहाँ पे कार्बन 5 है और हाइड्रोजन है वो 2 कम हो जाते हैं, यानी कि C5H8 होता तो इसका रासायनिक सूत्र एल्काइन का रासायनिक सूत्र हो जाता। तो आपको इसीलिए मैं सूत्र से +2 और +2 माइनस करके, +2 और -2 करके आपको मैं समझा रहा था। अगर +2 हो जाता है तो वो एल्केन हो जाता है, और -2 हो जाता है तो वो एल्काइन होता है, और अगर ना प्लस होगा ना माइनस होगा तो वो एल्किन होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों अगर आपको सही अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेरिलीन, डेक्रोन, टेफ्लॉन, रेयोन। तो बर्तनों में नॉन स्टिक जो क्या होता है साथियों, जब अपन खाना बनाते हैं तो कई बार सब्जी होती है वो पात्र के नीचे पेंदे में चिपक जाती है, तो बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि ऐसे नॉन स्टिक सतह के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन है टेरिलीन, डेक्रोन, टेफ्लॉन, रेयोन। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा। टेफ्लॉन से नॉन स्टिक सतह के लिए काम में लिया जाता है टेफ्लॉन को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, रेयोन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से। साथियों जो रेयोन है एक प्राकृतिक रेशा, साथियों एक कृत्रिम रेशा होता है, वो सेलुलोज से बनाया जाता है साथियों। रेयोन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, ये सेलुलोज से बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिम रेशा है नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयोन, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी है वो कृत्रिम रेशे के रूप में जाने जाते हैं। नायलॉन 66 भी कृत्रिम रेशा है, टेरिलीन भी है और उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? रेयोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रीओन। तो साथियों जो अपने घरेलू फ्रिज होता है उसमें प्रशीतक के रूप में जो फ्रीओन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो काम में लिया जाता है। और साथियों अब जो अपनी फ्रिज या जो घरेलू फ्रिज और जो एसी होती है उससे फ्रीओन गैस निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है वो निकलती है, और वो निकल के हमारे वायुमंडलीय जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है फ्रीओन गैस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अपमार्जक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार लवण, संश्लेषित पदार्थ और क्षारीय पदार्थ। तो अपमार्जक होते हैं साथियों वो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार लवण होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। यानी ये जो अपमार्जक होते हैं वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं साथियों। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर, यानी जब पानी का पृष्ठ तनाव में अगर अपमार्जक मिला दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है?
पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो साथियों अगर पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर घट जाता है तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर होगा कि पानी के पृष्ठ तनाव में अपमार्जक मिलने पर वो घट जाता है साथियों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से बेटर तरीके से समझ आया होगा। तो आप साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 1-2 दिन छोड़ के ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और बेहतरीन एनसीईआरटी की बुक से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से। निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, और आपकी एक तरह से यहाँ पे एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के हैं। साथ में आप कमेंट करके आप अपने हिसाब से बताइए आपको किस प्रकार का ये सेशन लगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।